नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और मेरे साथ बातचीत के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन जी हैं। बहुत स्वागत है एसटी हसन जी आपका न्यूज 18 पर। शुक्रिया बहुत बहुत। तो पहला सवाल यही है कि फर्स्ट फेज में वोटिंग होने जा रही है मुरादाबाद में। सभी लोग प्रचार में पसीना बहा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें नेताओं को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप बड़ी फुर्सत में हमें यहां मिले, प्रचार में नहीं है एसटी हसन साहब, क्यों? देखिए, आपको मालूम है मैं सिटिंग एमपी हूं और बगैर खता के मुझे सजा दी गई कि मेरा टिकट काट दिया गया। तो मैंने पहले दिन से ही अनाउंस कर दिया था कि मैं इस कैंडिडेट का प्रचार नहीं करूंगा, ना किसी को वोट देने से मना करूंगा। जाहिर है मैं पार्टी का हूं और पार्टी को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन प्रचार मैं अपने इस तरह से नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे लोग हैं, उन्हें बहुत दुख हुआ है और वो एक नेचुरल सी बात भी है, मुझे भी है, मैं भी एक इंसान हूं। तो अगर मैं प्रचार में लग जाऊं तो फिर वो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे जो बहुत बड़ी तादाद में है। आपने ये भी कहा था कि आप उस आस्तीन के सांप का जल्द खुलासा करेंगे, जिसके कारण फॉर्म भी आप तक नहीं पहुंच पाया और ये सब कुछ हुआ। देखिए, मैंने ये कहा था कि हमें पार्टी में अब आस्तीन के सांपों को पहचानना पड़ेगा आखिर में, क्योंकि अखिलेश यादव जी मुझे आखिर तक चुनाव लड़ाना चाहते थे। पूरा परिवार मेरे फेवर में था। उन्होंने वहां से सारे कागज भी भेज दिए थे। मेरी एक दिन पहले बात भी हो गई थी, चार्टर्ड प्लेन से कागज आए थे और वो रामपुर के भी आए थे। तो यहाँ के कुछ नेता जो बाहरी नेता है वो वहां से आए हुए नेताओं को उन्होंने ट्रैप करके रामपुर ले गए और देर में देर करते रहे। 3:02 पे मेरे पास व्हाट्सएप आता है कि साहब आप डीएम साहब से मालूम कर लें कि हम पेपर लेके आ रहे हैं, इसे एक्सेप्ट कर लें। तो जाहिर है 3 बजे लास्ट टाइम होता, 3:02 पे कौन एक्सेप्ट करता। तो एक बड़ी साजिश का मुझे एहसास हो रहा है इसमें। कौन है ये लोग? इनका खुलासा तो आपको बहुत जल्द करना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो ये तो पार्टी के हित में आपको खुलासा करना चाहिए। कौन है ये लोग? देखिए, जब मुझे अखिलेश यादव जी से मेरी बात होगी तभी तो खुलासा होगा। क्या उनको ये आदेश सेंट्रल कमांड से थे या उन्होंने ऐसा काम करा? अभी तो मैं एक शुबह जाहिर कर रहा हूँ। जब उनसे बात हो जाएगी तो मैं खुल के कह दूंगा, उसमें मुझे कोई झिझक नहीं है। आपने ये भी कहा कि अखिलेश यादव के इर्द गिर्द कुछ बीजेपी और संघ से जुड़े हुए लोग हैं, जिस कारण वो मुसलमानों से दूर हो रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट मुस्लिम्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 24% मुसलमान है और वो इन ब्लॉक समाजवादी को वोट करते हैं। 2022 में आपने देख भी लिया होगा कि 90% से ऊपर मुस्लिम्स ने समाजवादी पार्टी को वोट करा। लेकिन समाजवादी पार्टी कमजोर कैसे हो सकती है? जब ही हो सकती है जब मुस्लिम्स को इससे दूर करा जाए। ये काम कौन करेगा? जो हमारे विरोधी हैं, और हमारे सबसे बड़े विरोधी बीजेपी और आरएसएस है। तो कहीं ना कहीं मुझे शुबा इस बात का है कि पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से गवर्न होते हैं और जो इस तरह की बात करते हैं जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो मिसगाइड करते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ गद्दारों की एंट्री हो चुकी है, जिनकी बातों में अखिलेश यादव या उनके इन्फ्लुएंस में अखिलेश यादव फैसले ले रहे हैं? समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस क्यों ऐसा हो रहा है कि बराबर हार रही है? समाजवादी पार्टी ऐसी तो थी नहीं। कहां पे गलतियां हो रही हैं? टिकट वितरण में क्या हो रहा है? तो बहुत सी बातों को बैठ के हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। ओवैसी साहब की बात का आपने समर्थन किया। सदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में जानबूझकर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश हो रही है और मुरादाबाद में भी आपका टिकट कटा तो आपने उसी बात को आगे बढ़ाया कि जानबूझकर मुस्लिम लीडरशिप को साइड किया जा रहा है सपा के अंदर। क्या कुछ ऐसा चल रहा है? देखिए, मैंने आपसे अभी बताया ना कि समाजवादी पार्टी को कोशिश की जा रही है हमारे विरोधियों द्वारा कि मुस्लिम्स दूर हों, और ये बात मैं अखिलेश यादव जी से 1 साल से कह रहा था कि मुसलमानों को हमसे शिकायत हो रही है। सियासत है, देखिए, हर किस्म की होती है। मुस्लिम लीडरशिप की जहां तक बात है, शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल हो गया। आजम खान साहब जो बड़े मुस्लिम लीडर हैं वो जेल में हैं। जो कुछ भी टूटा फूटा हूं, मैं ही मुसलमान की बात करता हूं, इंसाफ की और हक की बात करता हूं। मेरे साथ ये हो गया,
तो नेचुरली आपके साथ होता तो आप क्या सोचती हूँ? यही तो सोचती हूँ। तो स्वाभाविक चीजों को तो आदमी को सोचना चाहिए, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत समय से इस तरह की बातें सपा के अंदर से उठ रही थी कि यहाँ पर आजम खान साहब को लेकर बात हुई। उन्होंने भी कहा कि भाई उनके लिए उचित लड़ाई नहीं लड़ी गई या उनके लिए स्टैंड नहीं लिया गया। आपने भी उस बात को कहा कि मैं 1 साल से अखिलेश यादव से कह रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी जो MY फैक्टर, उसमें जो M यानी मुस्लिम फैक्टर है, देश में बढ़ते हिंदुत्व के नैरेटिव को लेकर पूर्व में चुनाव नतीजों को देख करके समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं? ये देश में होते हुए हिंदुत्व या सनातन की जो बात है अब 2024 के लिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास भी सर्वाइवल का एक चुनौती है, तो क्या आपको लग रहा है कि उस वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है हरगिज। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव जी, रामगोपाल यादव जी, ये मुसलमान तो है नहीं, बहुत अच्छे हिंदू हैं। जो काम आप लोग करते हो, जो काम बीजेपी वाले करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा वो ऊपर वाले की पूजा इबादत किया करते हैं। लेकिन नैरेटिव कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि शायद हिंदुत्व का या हिंदुइज्म का सारा ठेका बीजेपी के पास है। उसके लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों के हक और इंसाफ की बात करी। समाजवादी पार्टी कोई मुस्लिम लीग थोड़ी है, लेकिन हक और इंसाफ की बात करी तो मुसलमान जुड़ा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब समाजवादी पार्टी से मुसलमानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सबकी बात करती है। लेकिन सर, आपके भी पूर्व में बहुत से बयान ऐसे आए जो हिंदू देवी देवताओं या हिंदुइज्म को लेकर उन पर चर्चा चली और लोगों को पसंद नहीं आए। शफीकुर रहमान बर्क साहब वो भी इस तरह के बयान देते थे। तो आपको लग रहा है कि अक्सर पार्टी उस बयान का ना तो समर्थन कर पाई, ना आप लोगों का विरोध कर पाई पब्लिक फोरम में। तो क्या मैसेज उससे गया, उसके कारण भी इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश है जनता के बीच में? मेरा एक बयान आप बता दीजिए जिसमें मैंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो। एक बयान दिखा दिया आप मेरा। मैं सारे मजहबों के पेशवाओं की इज्जत करता हूं। मेरा इस्लाम मुझे ये बताता है कि हर कम्युनिटी के अंदर मैसेंजर ऑफ गॉड्स आए हैं। न मालूम हिंदू कम्युनिटी के अंदर ऊपर वाले ने कौन से अपने पैगंबर भेजे हों, कौन से मैसेंजर्स भेजे हों, हमें तो पता नहीं है। हम किसी को बुरा कह ही नहीं सकते, इज्जत करते हैं। मैं और आप अल्लाह ईश्वर की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि सियासत ने अल्लाह और ईश्वर को ही बांट दिया। वो तो एक है। मैं नमाज पढ़ के उसकी इबादत करता हूं, आप पूजा करके उसको मनाने की कोशिश करती हो। हम में फर्क क्या है? हमारी मंजिल तो एक ही है। हमें तो उस भावनाओं को प्रोत्साहन देना है जिसमें प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और हर मजहब के पेशवाओं की, हर मजहब का सम्मान एक दूसरे लोग करें। तो हमारा हिंदुस्तान बापू के सपनों का हिंदुस्तान बन सकता है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? ये तो आपने स्पष्ट कर दिया है कि आप चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि रुचि वीरा यहाँ से उम्मीदवार है, लेकिन इससे नुकसान तो सपा का ही होगा। मुस्लिम किस तरफ जाएगा? क्योंकि यहाँ का आप ऑब्वियसली एक बड़ा चेहरा है। एक अकेला ST हसन अगर प्रचार नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ST हसन किसी से कह रहा हो कि साहब वोट मत देना, किसी से कह रहा हो कि साथ मत देना, तो बताइए मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति इंसान की क्या होती है? इंसान की सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। मेरे लोगों की भी सेल्फ रेस्पेक्ट है। जिन्होंने 6.5 लाख वोट दिए थे मुझे 2019 के चुनाव में, और मैंने इस बार अखिलेश जी से कहा था अगर 7 लाख से कम आए तो आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन उस पर यकीन नहीं किया गया, और करा भी तो कितने बड़े दबाव में आ गए हमारे नेता कि उन्होंने आखिर वक्त में ये काम करा। और जब आप बिल्कुल आखिर में उन्होंने दोबारा मुझे लड़ाना चाहा तो इस मिशन को सैबोटाज कर दिया गया। टिकट कटने के बाद से क्या अखिलेश यादव से आपकी कोई बातचीत हुई है? आप लोग कभी साथ बैठे हैं? ये सारी चीजें जहनी रूप से आप दोनों ने एक दूसरे के सामने रखी? देखिए, टिकट कटने के बाद बात हुई थी, और जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ही
चुनाव लड़ोगे और मैं कागज भेज रहा हूं, लेकिन वो काम हो नहीं सका। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। अभी भी अखिलेश यादव जी यहाँ परसों सभा होनी थी उनकी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मंच पे आइए, तो मैंने कहा आप कहेंगे आप मेरे यहाँ तशरीफ लाइए, आप मुझे ले चलिए, मैं जहाँ आप कहेंगे मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई, लेकिन कुदरत कोई मंजूर नहीं था, बारिश हो गई, आंधी आ गई और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वरना मैं उस दिन मंच पे जाता। तो एसटी हसन साहब, यहाँ मुस्लिमों के पास ऑप्शन क्या है? आपने खुद को अलग कर लिया प्रचार के मैदान से, आपने कहा कि मेरे समर्थक और इलाके के लोग नाराज हैं, और दूसरी अहम बात यह कि मायावती यहाँ पर जनसभा करके गई हैं और वो ये बोलकर गई कि हिंदुत्व के कारण इस देश में मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है और आपने उसका समर्थन कर दिया। इससे नुकसान हो जाएगा पार्टी को? देखिए, मैंने आपसे कहा नहीं कि मैं बेसिकली एसटी हसन की कोई वैल्यू नहीं देश के सामने, एसटी हसन की कोई वैल्यू नहीं संविधान को बचाने के सामने। हमारे आइडियोलॉजी है कि देश को सब बचाया जाए, सांप्रदायिक ताकतों से बचाया जाए। ये बुनियाद है सांप्रदायिक सौहार्द हमारे देश का। अगर हमने इस बुनियाद खराब कर दी तो कितनी बड़ी आप इमारत बना लें, एक न एक दिन कोलैप्स हो जाएगी। संविधान हमारी बुनियाद है, हमें संविधान के लिए एसटी हसन की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे हजारों एसटी हसन कुर्बान हो जाए अपने देश के लिए भी और संविधान के लिए भी। मैं आज भी लोगों से ही कहता हूं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वोट करें। रुचि वीरा जी जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप तो पूरे मुरादाबाद के लिए एक कह लीजिए कि एक जो मार्गदर्शक की भूमिका होती है या जो एक मेंटोर की भूमिका, गार्जियन की भूमिका होती है, आप तो उस भूमिका में हैं। यहाँ पे इतना बड़ा वोट बैंक आपके लोग। देखिए, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि चुनाव जो होते हैं वो सर झुका के लड़े जाते हैं, सर उठा के नहीं लड़े जाते। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लेकर आया जाएगा, और प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में भी इस बात को दोहराया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमने पहले भी आपसे इस बात को कहा था कि 76 साल हो गए इस देश को चलते हुए, स्मूथली चल रहा है। जिन कानूनों से किसी दूसरे को कोई तकलीफ नहीं है तो उन्हें क्यों हटाया जाए? सिर्फ एक बड़ी कम्युनिटी की दिल आजारी के लिए देश चल रहा है, किसी को शिकायत नहीं है। मेरा सवाल तो यह कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है? अगर मैं अपनी पैतृक संपत्ति के अंदर, मेरा कुरान ये कहता है कि बेटी को इतना हिस्सा दो और बेटे को इतना हिस्सा दो, और बेटियों को कोई इतराज नहीं है, तो आपको क्या इतराज है? और ये 1450 साल से बेटियों का हिस्सा हम लोग देते आ रहे हैं, वाइफ का भी हिस्सा देते आ रहे हैं। बाकी कभी वो पूरा डिस्क्रिप्शन है कुरान पाक के 4 पारे में, सूरह निसा में आखिरी वाले, तो हम उससे डिविएट नहीं कर सकते। आप कानून बना देंगे, हम दूसरे किसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे आप इसके खिलाफ? संवैधानिक तो नहीं लड़ सकते कि पास हो जाएगा पार्लियामेंट से, लेकिन हाँ, हम अपनी वसीयत के जरिए हम उसी हिसाब से डिवीजन करेंगे जो हमें कुरान ने हुक्म दिया है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में लिखा है कि ऐसा चुनाव कराया जाएगा। इस व्यवस्था को लेकर आपका क्या टेक है? देखिए, मैं समझता हूं ये पॉसिबल नहीं है। बीजेपी वो पार्टी है जो सरकारें गिराती है। किसी सरकार का 2 साल हुआ, किसी का 4 साल हुए, किसी का 1 साल हुआ है, आपने गिरा दिया और गिराने के बाद 4 साल तक इंतजार करे जनता। इसका मतलब ये है आप इनडायरेक्टली राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, वहां पर राष्ट्रपति शासन आप चलाएंगे, तो ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है ना। तो सरकारें अगर गिराते हैं जो लोग, उनका रिकॉर्ड देख लिए, वो यही लोग तो हैं, और उसके बाद ये कानून ये बना दें, तो इनडायरेक्टली ये, क्योंकि गवर्नर इन्हीं के बिठाए हुए होते हैं, इनडायरेक्ट रूल तो फिर इन्हीं का होगा। इलेक्शन कभी भी होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की, हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। नमस्कार।